ये कह रहे हैं वैदिकोत्तर काल यानी वैदिक के बाद का काल। वैदिक काल की अगर बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व, इसके बाद का हरियाणा कैसा था। तो आप सब जानते हैं कि वैदिक काल में ऐसी मान्यता है हम लोगों की कि आर्य, जिन लोगों को कहा जाता है श्रेष्ठ थे, कुलीन थे, ऊंचे वर्ग के थे, उन सबका आगमन हुआ था हरियाणा पंजाब के इलाके में। और ये ब्रह्मवर्त है जहाँ पे ये 7 नदियां, सप्त सिंधु प्रदेश कहलाया था, जिसमें कि आपकी सरस्वती, जो आज नहीं दिखती लेकिन एक टाइम था जब ये सबसे पवित्र नदी थी, इसको वैदिक काल में नदी तमा, माते तमा, देवी तमा उपनामों से बुलाया गया। ये इसके अलावा आपकी सिंधु, सतलुज, सरस्वती, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, ये 7 नदियों के मैंने नाम लिए, सप्त सिंधु प्रदेश। उसके बाद लोहे की खोज हुई थी सन 1000 ईसा पूर्व के आसपास, और धीरे 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 करके लोहे ने लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। और उसके बाद 600 ईसा पूर्व में इंडिया में बड़े बड़े से महाजनपद बनने लग गए थे। जैसे जनपद थे, गांव, कबीले, जनपद, फिर एक बहुत बड़ा शब्द था उस टाइम पर, महाजनपद। और इन महाजनपदों में 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से और जैन साहित्य से भी मिलती है, जो भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है, तो इन 16 महाजनपदों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो मगध को तो मैंने डिटेल में आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया था कि मगध क्यों पनप रहा था। मगध, कौशल, वज्जी, ये पढ़ा रखे हैं मैंने सारे एंशियंट हिस्ट्री में। और अपना वत्स है, अंग है। उसी टाइम पर इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद का आप भी हिस्सा थे हरियाणा वाले, ये था कुरु महाजनपद। कुरु एक राजा का नाम था, कुरु, पुरु, ये आपने सुने हुए होंगे। तो कुरु से ही, जिस इलाके में हम लोग रह रहे थे, वो हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, पंजाब तो बेसिकली क्योंकि पूरे हरियाणा को पहले पंजाब कहते थे, तो पंजाब हरियाणा को आप एक समझ लीजिए, थोड़ा सा दिल्ली का हिस्सा और थोड़ा सा यूपी का हिस्सा, तो ये था कुरु महाजनपद। इस कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। अगर आपने महाभारत देखी है तो आपने बार बार ये शब्द सुना होगा, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर बेसिकली उस टाइम में राजधानी थी कुरु की। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, यानी आपके थानेसर कुरुक्षेत्र का हिस्सा। और इसकी राजधानी यानी मेरठ के आसपास जो इलाका पड़ता है, जिसको हस्तिनापुर नाम दिया गया था। तो आप ये लगा लो, यूपी और हरियाणा के हिस्से में एक बड़ा महाजनपद था जिसका नाम था कुरु, और जिसके कारण ये कुरुक्षेत्र पड़ा। ठीक है, कि भाई कुरु का क्षेत्र था, कुरु राजा था और उसका क्षेत्र था, नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र। तो आप 16 महाजनपदों में, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट मगध है, लेकिन क्योंकि आप हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उन 16 में हम थे कुरु में। कुरु जिसमें कि हरियाणा, यूपी, पंजाब का इलाका आता था, जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, जो कि आज कहाँ पड़ेगी, मेरठ में। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। इस महाजनपद काल के बाद धीरे 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 एक ऐसा, जैसे मगध जो था, वहाँ हरियंक वंश, शुनाग वंश, नंद वंश का उदय हुआ। और उस नंद वंश में एक राजा ने राज किया जिसका नाम था धनानंद। उस धनानंद को खत्म किया था चाणक्य के चेले ने, उनके खास चेले ने, उनके खास शिष्य ने, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और इस तरह से आपके भारत में और हरियाणा में भी एक नए साम्राज्य का उदय हुआ था, जिसको हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने हरियाणा को भी, इनफैक्ट हरियाणा पंजाब में ही उसने सबसे पहले अपनी सेना का गठन किया था, क्योंकि ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी उस टाइम पर थी जहां ये पढ़ता था, और इनके ही गुरु थे जिन्होंने इसको पूरा शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिया, समझाया, बताया कि क्या क्या राजा के कर्तव्य हैं। तो सप्तांग सिद्धांत की जानकारी दी कि भाई क्या क्या 7 चीजें होनी चाहिए, तब राजा अच्छा राजा बन सकता है। तो अपने गुरु की हर बात को मानते हुए इन्होंने मगध, तो क्योंकि मेन हिस्सा था, पूरे भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी मगध, आज के बिहार से लगता इलाका। और उस टाइम सोच लो, छोटा सा कुरु भी था जिसका नाम महाजनपद ही था, लेकिन वो उतना शक्तिशाली नहीं था। तब एक लड़के को तैयार किया और पंजाब, ये लगा लो पाकिस्तान और हरियाणा पंजाब वाला इलाका, इस इलाके में एक छोटी सी सेना के बलबूते इस इलाके को अपने अंडर ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी हरियाणा पर मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया था। तो आपका जो ये हरियाणा है ना, ये चंद्रगुप्त के अंडर आया था। इसने अखंड भारत, पूरा भारत एक बनाया था। ये चाणक्य का फेवरेट स्टूडेंट मान लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव रहा कहाँ, हमारे हरियाणा पर। ठीक है, जब इंडिया बनेगा, इससे पहले तो इंडिया था ही नहीं,
नहीं, पहले आर्य कहीं बसे, ब्रह्मावर्त में बसे, फिर वो आर्या व्रत में बसे, फिर वो मध्य देश तक आए, फिर लोहा खोजा, फिर धीरे धीरे चीजें बदली। महाजनपद काल में 16 में से आप एक में थे, कुरु में। वो मगध लगातार बढ़ रहा था, वहां पे टारगेट करके उसको अचीव किया, उस एरिया को अपना टारगेट बनाया एक लड़के ने, एक राजा ने, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और उसने पहली जो सेना गठित की वो आपके इलाके में, यानी आप उसके प्रभाव में आ गए, हरियाणा वाले, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अब ये अखंड भारत का सपना देखेगा और इसको पूरा करेगा अपने गुरु की मदद से, यानी मौर्य साम्राज्य का प्रभाव आ गया हरियाणा पर। इसका बेटा जन्म लेगा जिसका नाम है बिंदुसार। हरियाणा में अब इनका टेरिटरी में हम पढ़ते हैं, ठीक है, राज किया, लेकिन हरियाणा से ज्यादा ऐसा कोई बहुत हिस्ट्री में नाम नहीं है। इसका बेटा जन्म लेगा अशोक, जो कि हरियाणा को प्रभावित करेगा, क्योंकि अशोक आप जानते हैं हरियाणा में एक बहुत पुराना स्तंभ हुआ करता था, टोपरा, अंबाला में। टोपरा अब तो वो पड़ता है आपका यमुनानगर में, लेकिन टोपरा में जो आपका स्तंभ था ये संबंधित है अशोक से। और अशोक ने थानेसर यानी कुरुक्षेत्र वाले इलाके में स्तूप भी बनवाया था, स्तूप। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, जो ये टोपरा, बाद में इसको उठा के ले गया था फिरोज शाह तुगलक अपने दिल्ली में, लेकिन टोपरा का अशोक स्तंभ या थानेसर का जो स्तूप बनवाया इसमें, और कहते हैं इसमें महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष भी रखे हुए थे। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि बहुत प्रतापी राजा अशोक, जो सम्राट अशोक थे, जिनका कि डंका बजता था अड़ोसी पड़ोसी देशों में, उनसे भी प्रभावित था कौन सा इलाका? हरियाणा। तो हरियाणा में उन्होंने स्तूप भी बनवाया, उन्होंने एक स्तंभ भी बनवाया। तो इससे ये दिखता है कि हरियाणा की इंपॉर्टेंस रही होगी मौर्यों के काल में, ठीक है। तो मौर्यों से आपके इतिहास को ऐसे याद रखना है। धीरे धीरे अशोक ने अपनी नीति में बदलाव किया और इसने सिर्फ अपने बौद्ध धर्म को बढ़ाने मात्र पर सारा ध्यान दिया, इसलिए इसके वंशज कमजोर हुए। और फाइनली आते 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 धीरे धीरे ये इतने कमजोर हुए कि इनका राजपाट पूरा खत्म हो गया और धीरे धीरे नए नए राजा यहाँ पे जन्म लेने लगे। इनके बाद, मौर्यों के बाद, आपके हरियाणा में, जैसे ही मैं हरियाणा कहूँ तो आपके दिमाग में वो दो नदियों के बीच का एरिया आ जाए। आप सब जानते हैं, मैंने नदियों का टॉपिक बहुत डिटेल से कराया था। एक नदी है आपकी ये वाली यमुना, यमुना, यम की बहन, सूर्य की पुत्री। और ये कौन सी है आपकी? घग्गर, सबसे उत्तर से आने वाली, है ना। यमुना और घग्गर के बीच का सबसे उपजाऊ मैदान ही तो आपका हरियाणा है। अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था, अशोक का प्रभाव था, लेकिन अशोक की अपनी जो नीति थी धर्म प्रचार की, बौद्ध धर्म के प्रचार की, उसका फर्क ये पड़ा कि उसके वंशज उतने प्रतापी क्षत्रिय राजा नहीं हुए और धीरे धीरे करके उनके वंश खत्म होते गए। और मौर्योत्तर काल में आपके यहाँ विदेशी ताकतें भी दिखाई दी और कुछ आपके देसी भी लोग राजा के रूप में दिखने लगे। इन देसी राजाओं का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, आपके प्रॉपर इलाके में एक नया एक कम्युनिटी डेवलप होगी, जो आप लगा लीजिए आपके करनाल, कुरुक्षेत्र के आसपास, यानी पंचकुला के नीचे, अंबाला के थोड़ा नीचे और यमुनानगर का थोड़ा सा हिस्सा कवर करती हुई एक कम्युनिटी आपके यहाँ डेवलप होगी, जो लगभग हरियाणा को कवर करेगी। नीचे को छोड़ दो बस, यानी आप इसमें भूल जाओ रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और ये गुड़गांव वाला हिस्सा है ना, ये पट्टी और नीचे वाली पट्टी छोड़ दो, बाकी बीच का सारा हरियाणा, जिसको आप कहते हैं जलोढ़ मैदान, इन नदियों के बीच का, ये नया एक छोटा देसी से राजा थे, लोकल एरिया में काम करने वाले, पूरे भारत पे नहीं लेकिन हरियाणा पे इनका राज चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है हमारे हरियाणा के लोगों के लिए। और इनका इतना नाम था कि इनके नाम के जो जिसके ये वंशज हैं, जैसे पहले इसकी बात करते हैं, नाम किसका था, ये पूरे कहलाते थे यौधेय। यौधेय कहीं कहीं ऐसे लिखा है, यौधेय, कहीं कहीं लिखा है यौध्येय, एक ही चीज है, कई तरह से इसको स्पेल कर देते हैं। तो यौधेय कह लो या यौध्येय कह लो, एक ही बात है ये। ग्रीन कम दिख रहा है, रेड कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो ये मैं यहीं पे दोबारा लिख देती हूँ, कह रहे हैं दिखाई कम दे रहा है, यौधेय। ये तो ये कम्युनिटी है। कुछ लोग कहते हैं इनको युधिष्ठिर से जोड़ के भी देखना चाहिए, लेकिन सब नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं युधिष्ठिर के नहीं है, कहते हैं युधिष्ठिर के वंशज थे ये। तो यौधेय, अब ये लोकल लेवल पे डेवलप हो गया एक राजपाट यौधेय राजाओं का। और इन लोगों ने किसकी पूजा की? कार्तिकेय की। कार्तिकेय आप जानते होंगे ना, कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय, कार्तिकेय कहते हैं भगवान शिव जी का बड़ा बेटा। भगवान शिव जी के दो ही तो बेटे थे, शिव और पार्वती के, कार्तिकेय और एक कौन था? गणेश। गणेश का वाहन जो था वो मूषक था,
चूहा था और इनका वाहन जो था मोर था। और इसीलिए गुप्तों के टाइम में जब मौर्यों के बाद अगले बड़े राजा गुप्त आएंगे तो कई लोग तो कार्तिकेय को अपना सिंबल बना लेंगे, वो मयूर मुद्राएं बनाएंगे, मोर को अपना सिंबल बनाएंगे। मोर इनका था, कार्तिकेय भगवान का। तो ये जो योद्धेय हैं, कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार ये युधिष्ठिर के वंशज हैं। इन लोगों ने यहाँ पे राज किया किनके बाद, जब मौर्यों का पतन हो गया तो अपने यहाँ लोकल एरिया में योद्धेय गणराज्य की उत्पत्ति हुई। और तुम्हें कैसे पता ये बात, क्योंकि इनके बारे में भी आपके ब्राह्मण ग्रंथों में, आपके वेदों में, आपके उपनिषद में, बहुत सारी किताबों में इनका भी जिक्र है। लोकल लेवल पे यहाँ हरियाणा के इन दो नदियों के बीच में जो टेरिटरी डेवलप हुई थी वो योद्धेय गणराज्य था। सिक्के मिले इनके, उनपे कार्तिकेय के फोटो थे, कार्तिकेय भगवान के, या उनपे मयूर का चित्र अंकित था, तो जिससे ऐसा लगा कि इसका मतलब ये कार्तिकेय जो थे इन लोगों का यहाँ पे राज रहा और यही योद्धेय कहलाए। ठीक है, तो ये योद्धेय था। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इनके पैरेलल में ही कुछ और भी कम्युनिटीज यहाँ डेवलप हुई। जैसे अंबाला के आसपास के इलाके में जो मैंने ऊपर छोड़ दिया ना, यहाँ कहते हैं एक नया राजपाट देखने में आया जिसको नाम दिया गया कुनिंद। छोटा सा एरिया इन्होंने कवर किया था कुनिंद ने। ठीक है, एक मैंने साउथ की पट्टी छोड़ दी थी जिसमें कि आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव वाली पट्टी है। यहाँ कहते हैं जो नीचे की ये पट्टी थी ना, झज्जर को भी थोड़ा टच करके, इसको नाम दिया गया अर्जुनायन। देखो नाम उन भाइयों जैसे लग रहे हैं ये, अर्जुन नायन, अर्जुनायन। ठीक है, तो अर्जुनायन, योद्धेय और कुनिंद ये तीन मौर्यों के बाद आए। मौर्य कब थे, मौर्य थे जब आपके यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया था। और अशोक का भी एग्जाम्पल आपके सामने है, टोपरा का जो स्तंभ था वो, और एक आपका थानेसर में जो स्तूप बनवाया था जिसमें कि कहते हैं कि शायद भगवान बुद्ध के कुछ शरीर के अवशेष बचे खुचे रखे गए थे। ठीक है, तो अब देखो उनके जाने के बाद अब मौर्यों का पतन हुआ। मौर्यों के पतन के बाद इन दो नदियों के बीच में बड़ी टेरिटरी पर योद्धेय बैठे आके। कुछ लोग कहते हैं कि योद्धेय का संबंध युधिष्ठिर से है। अंबाला वाली बेल्ट में ऊपर थोड़े से छोटे से हिस्से में कुनिंद आए और नीचे की पट्टी की तरफ अर्जुनायन आए। कुछ लोग कहते हैं इन्हीं के पैरेलल इस इलाके में, जिसको आप हिसार, अग्रोहा की बेल्ट मानते हैं ना, फतेहाबाद, थोड़ा सा सिरसा, यहाँ पे एक अग्र गणराज्य भी विकसित हुआ। अग्र, अग्र से बना है अग्रोहा। और ऐसा कहा जाता है वैश्य यानी जो व्यापारी वर्ग है, खासकर अग्रवाल, बनिया जिसको बोलते हैं, इनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है, अग्र। तो महाराजा अग्रसेन की भूमि कहलाता है अग्रोहा। अग्रोहा आपके हिसार में पड़ेगा और कहते हैं इसी को अग्र गणराज्य भी कहा जाता था। यानी चार चीजें आपको समझनी है। बीच की पूरे हिस्से का बड़ा हिस्सा था योद्धेय, जो शायद युधिष्ठिर से संबंधित था। नीचे की छोटी सी पट्टी थी जिसमें कि अर्जुनायन नाम था, शायद अर्जुन से संबंधित रहा होगा, शायद, कंफर्म नहीं है। ऐसे कुनिंद था जो अंबाला वाले छोटे से हिस्से में देखा गया। और इस बेल्ट के हिसार, सिरसा, थोड़ा सा फतेहाबाद का हिस्सा, थोड़ा सा जींद का हिस्सा मिलाकर बनता था अग्र गणराज्य। अग्र जहां की महाराजा अग्रसेन है, अग्रवाल कम्युनिटी की उत्पत्ति, वैश्य समाज की जो कि व्यापारी वर्ग था, इनकी उत्पत्ति। ये सब इतने छोटे लेवल पे थे कि इनका इंडियन हिस्ट्री में नाम नहीं आता। इंडियन हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये आपको छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में कभी नहीं पढ़ने में आए। लेकिन अब क्योंकि आप हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो अपने बारे में इतना पता होना चाहिए कि पहले यहाँ मौर्यों का शासन था, मौर्य पूरे प्रतापी राजा थे, लेकिन बाद में मौर्यों के पतन के बाद आपके यहाँ कुनिंद आए, अर्जुनायन आए, अग्र आए, और बीच की पूरी पट्टी मेन क्या थी, जिसका नाम था योद्धेय। योद्धेय युधिष्ठिर से संबंधित है, अग्रोहा अग्रसेन से यानी वैश्य समाज से, अग्रवाल समाज से, और अर्जुनायन ऐसा अंदाजा है कि शायद अर्जुन की कोई पीढ़ियों से संबंधित रहा होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, समझ में आ गई होगी, कोई बहुत टफ नहीं है। अब इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता, क्योंकि तुम्हारे टाइम में जो वामन पुराण तुमने देखी हिंदू धर्म में, जो तुमने उपनिषद देखे, जो तुमने ब्राह्मण देखे, ब्राह्मण ग्रंथ थे ना, वेदों को आसान बनाने के लिए आसान भाषा में लिखे गए, उपनिषदों में, वेदांगों में, सब में इन सब का थोड़ा थोड़ा जिक्र आया है और इनके सिक्के भी मिले हैं। तो जिससे तुम्हें पता चला कि इस तरह के छोटे मोटे राजा, लेकिन हरियाणा में उनका प्रतापी राजा होने का एक स्टेटस था। अब जब ये सब चल रहा था तो आपके देश के ऊपर, अब सिर्फ हरियाणा से नहीं, देश से समझो, देश के ऊपर विदेशी भी अटैक करने लगे क्योंकि भारत खाली पड़ा था। और उसी टाइम पर आपके ऊपर एक अटैक होता है, ये अटैक करते हैं आपके ऊपर कुषाण वंश के राजा।
कुषाण, जो लोग हिस्ट्री जानते हैं वो जानते हैं कनिष्क बहुत प्रतापी राजा था, कनिष्क। और कनिष्क के पिताजी थे विमकड़फिसेस। विमकड़फिसेस कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। ये बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध महासंगीति कराएंगे, पहली शताब्दी के आसपास की बातें हैं जो अब मैं बता रही हूँ। तो कहते हैं विमकड़फिसेस ने उस टाइम पर हरियाणा के इलाके पर अटैक किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बेटे कुषाण वंश के ही सबसे प्रतापी राजा, जिनका कि डंका बजता था, कनिष्क, जो कि बहुत प्रतापी राजा थे, और उन्होंने बहुत बड़ी टेरिटरी पर, यूपी तक के इलाके पर, कश्मीर से यूपी तक का सारा इलाका, रेशम मार्ग भी उनके पास था, उस टेरिटरी में हम भी शामिल हो गए, अपने आप ही कॉमन सेंस है, इस पर राज किया। तो जब कनिष्क ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो हमारे यहाँ पर ये अग्र, ये अर्जुनायन, यौधेय और कुणिंद, इन सब ने मिलकर कनिष्क के खिलाफ जो है एक जंग लड़ी थी। पहली बार कहते हैं उसके पिताजी को इन्होंने हरा दिया था, लेकिन बाद में कनिष्क हमारे ऊपर, हरियाणा के ऊपर हावी रहा और कनिष्क का सिक्का यहाँ चला था। लेकिन जब कनिष्क के वंशज कमजोर हुए तो फिर इन लोगों ने आपस में सबने मिलके और कुषाणों को यहाँ से खदेड़ दिया था। तो इनकी इंपॉर्टेंस है हरियाणा की हिस्ट्री में, इसलिए इनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये बेसिक सी बातें समझ में आई होंगी। अगर ये मैप तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें अब फाइल समझना बेहद आसान दिखेगा। क्या है, देखें क्या लिखते हैं ये फाइल में। अब थोड़ी सी किताबी भाषा पढ़ेंगे। वैदिकोत्तर काल में हरियाणा, देखो प्राचीन इतिहास है ये, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो अब तुम, और इसका चौथा चैप्टर है। 1 2 3 4 सीरीज से नहीं पढ़ा रही, समझ आ जाए इसलिए कहानियां पहले पढ़ाई जा रही हैं। तो वैदिकोत्तर काल में हरियाणा यानी किसके बाद, जब वैदिक काल खत्म हुआ 600 ईसा पूर्व के बाद, तो गणराज्यों का अभ्युदय, अभ्युदय मतलब उदय होना, आना, और पतन। गणराज्य कितने थे, महाजनपद की बात करेंगे तो 16 थे। आप किस में पढ़ते थे, कुरु में। सबसे बड़ा था मगध, आपका कुरु छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर। देखो 16 महाजनपदों में कुरु राज्य ही हरियाणा था, तो आप हरियाणा कुरु से पहचान लीजिए, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में अवस्थित थी। इंद्रप्रस्थ में जब थी ना तब तो छोटा था ये, जब ये जनपद था। फिर जब ये महाजनपद बना तो इसकी राजधानी हस्तिनापुर चली गई। हस्तिनापुर इंपॉर्टेंट है। इंद्रप्रस्थ तो फिर दिल्ली वाला इलाका था छोटा सा, फिर ये और बड़ा बनेगा। हरियाणा की इस गणतंत्रीय व्यवस्था के संस्थापक शायद मौर्यजन थे। तो आपके जहाँ जो ये गणतंत्र आपके यहाँ आया, इसका श्रेय गया मौर्यों को। मौर्य मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका वंशज, उसका पोता था अशोक, जिसका कि आपको स्तंभ भी मिला और जिसका कि आपको स्तूप भी मिला। ठीक है, महाजनपद काल, इसमें आपने क्या किया, देखो महाजनपद टोटल कितने थे, 16। तुम्हें कैसे पता, बौद्धों की किताब दिव्यावदान में लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं, देखें, उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल, उत्तर वैदिक काल। इसमें कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, क्योंकि लोहा मिल चुका था। 1000 ईसा पूर्व में ना लोहे की खोज हुई, इसलिए पहले जो कबीलों में कहीं कहीं वो झोपड़ी बना के लोग रहते थे, अब वो क्षेत्र में एक जगह अपने गांव बसाकर स्थायी जीवन यापन करने लगे। तो क्या आ चुका था, कबीलाई की जगह क्षेत्रीय राज्य बन चुके थे। फिर वो राज्य जन बने, फिर वो जनपद, और फिर महाजनपद बने। और उनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। क्योंकि उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ, इसीलिए अब महाजनपद आएंगे। इसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि हर चीज पढ़ोगे ना तब चीजें आपको क्लियर होंगी, वरना दिमाग में पजल रहेंगे। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी है उन्हें ये पता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को कहते हैं पूर्व वैदिक काल। ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिलती है। फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व तक लोहे का इजाद हुआ, नए नए बड़े बड़े कबीले जो थे वो स्थायी राज्यों में कन्वर्ट हुए, और उसी टाइम पे आपका महाभारत का युद्ध लड़ा गया। तो कुरुक्षेत्र वही इलाका था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। परिणाम स्वरूप अनेक बड़े राज्यों की स्थापना हुई। धीरे धीरे फिर ये राज्य बनने लगे। इसी टाइम तो आप फिर उभरेंगे। देखो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बहुत बार इसका जिक्र आया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। माझीम निकाय, अंगुत्तर निकाय, इन सब से, दिव्यावदान, इन सब से हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है, औरों की भी, लेकिन हम अपने हरियाणा की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वेरी इंपॉर्टेंट, में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पेपर में आ जाएगा किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, किसका है ये, बौद्ध का। इनमें से कुरु, क्योंकि हम अपने आप को पढ़ रहे हैं इसलिए मगध की बात नहीं करेंगे, कुरु की। कुरु महाजनपद में हरियाणा का कुरुक्षेत्र शामिल था। इकट्ठा कर दो तो कुरुक्षेत्र, मेरठ,
दिल्ली और थानेसर यानी कुरुक्षेत्र में कुरु महाजनपद अवस्थित था। तो ये यूपी में था, दिल्ली में था और आपके हरियाणा में। ठीक है, इसकी महाभारत काल में इसकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जब ये बड़ा था, जब इसमें मेरठ भी शामिल था, क्योंकि हस्तिनापुर है ही मेरठ में, तो इसमें दिल्ली था, तब पहले राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। फिर ये इसकी टेरिटरी बढ़ी, इसमें मेरठ भी आया, फिर राजधानी क्या बना दी? हस्तिनापुर। तो इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर ये दोनों कुरु से संबंधित है। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र। ठीक है, अब आ गए मौर्य राज्य। मौर्य में 3 राजा बड़े हैं, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। आपका संबंध किससे है? मेन चंद्रगुप्त मौर्य से और आपका अशोक से। पढ़ें, 324 ईसा पूर्व हरियाणा और पंजाब का राजा बनने पर चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य सीधे मगध का राजा थोड़ी बना, पहले इसने पंजाब में अपनी सेना बनाई थी। क्यों पंजाब में बनाई? क्योंकि पंजाब उस टाइम पाकिस्तान का हिस्सा भी था और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ही थी, तो वहां का प्रभाव उस यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया पे तो रहा होगा, इसलिए पहले वहां का राजा बना। ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब का राजा बनने पर चंद्रगुप्त मौर्य पूर्व की ओर बढ़ा, पूर्व मतलब मगध की तरफ, और धीरे धीरे शनैः शनैः मगध की ओर जाकर मगध के शासक धनानंद का विनाश किया। अगर आपने हिस्ट्री सुनी है, पढ़ी है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। थानेसर अथवा थानेश्वर में अशोक ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तूप का भी निर्माण कराया, यानी दादा और पोते का संबंध है। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके यहाँ सेना बनाई थी, फिर वो बढ़ा था मगध की तरफ, मगध में बहुत बड़ा राजा था धनानंद, उसका उसने मर्डर कर दिया और फिर वो भारत का राजा बन गया। अशोक ने आपके यहाँ स्तूप बनवाया, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण करवाया जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे, तो ये आपके कुरुक्षेत्र में था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसके अधीन हरियाणा का क्षेत्र भी शामिल था, तो आप मौर्यों की प्रॉपर्टी में थे। इसका प्रमाण क्या है? अंबाला में से टोपरा स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो अंबाला में जो, अब तो ये टोपरा ना पड़ेगा यमुनानगर में, लेकिन एक टाइम था जब ये अंबाला में था, क्योंकि तब तक यमुनानगर बना नहीं था। यमुनानगर 1989 में बना ना, अशोक तो पुराने टाइम का है। तो अंबाला में टोपरा में एक स्तंभ था जिसपे लिखवाया गया, जिससे जानकारी मिलती है अशोक की। अशोक ने एक स्तूप भी बनवाया जिसमें महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे हैं। तो अशोक ने यहाँ काम किया, इसका मतलब यहाँ राजपाट रहा होगा, तभी काम किया होगा। ठीक है, अब आ गया यौधेय गणराज्य। जब इनके वंशज कमजोर हुए तो फिर 2 नदियों के बीच की प्रॉपर्टी, पूरा जो आपका ये जलोढ़ मैदान है, ये यौधेय, कुछ लोग कहते हैं युधिष्ठिर से संबंधित था। यौधेयों के सिक्के भी चलते थे। कार्तिकेय जो है भगवान का बेटा, भगवान शिवजी और पार्वती का बेटा कार्तिकेय, जिसका वाहन क्या था? मयूर। ठीक है, उसके बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बाद यौधेय गणराज्य का आविर्भाव मतलब आगमन हुआ। यौधेय गण की स्थापना यौधेय ने की थी, जिसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में है। 18 पर्व है ना महाभारत के, क्योंकि 18 दिन तक युद्ध चला, हर रोज का एक पर्व है, तो द्रोण पर्व है जिसमें इसके बारे में लिखा है। और महर्षि पतंजलि, ये पतंजलि कौन है? अब फिर हिस्ट्री काम आएगी। आप सब जानते हैं एक शुंग वंश आया था इंडिया में, जो टिपिकल ब्राह्मणों का वर्चस्व जिस टाइम पर था, और जिस टाइम पर ये मान लो कि बौद्ध धर्म को नीचे हटा के बिल्कुल और ब्राह्मण सर्वे सर्वा धर्म चला गया था, वो था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश। इसी का बेटा था अग्निमित्र, वसुमित्र पोता था इसका। तो ये जो अग्निमित्र वसुमित्र अगली पीढ़ी के हैं, ये शुंग वंश के हैं। शुंग कट्टर ब्राह्मण, बाकी सब धर्मों का, कुछ लोग कहते हैं कि उसने बौद्ध धर्म का बहुत विनाश किया। ये उसी की कहानी बता रहे हैं। उसी के राजपाट में था पतंजलि। पतंजलि एक बहुत बड़े योग गुरु हुए हैं, इनफैक्ट पहले योग गुरु कहते हैं हम। इसलिए आप देखो जो बाबा रामदेव हैं, उन्होंने भी अपने योगपीठ ट्रस्ट का नाम पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट रखा। तो ये पहले योग गुरु मान लीजिए भारत के। पतंजलि जो है ना, ये अपना गुरु मानते थे पाणिनि को। पाणिनि जिंदा नहीं है, लेकिन एक वो आदमी बहुत पहले था, मर चुका, उसको उन्होंने गुरु मान लिया। और उनकी पहली किताब थी अष्टाध्यायी, जिसमें 8 चैप्टर थे संस्कृत की व्याकरण पर। तो संस्कृत के व्याकरण की पहली किताब अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। पाणिनि धनानंद के पिताजी के टाइम में था, वो तो मर चुका, उसके बाद ढेर चीजें बदली। अब बहुत बाद में आके शुंग काल है, जिसमें पतंजलि नाम का एक ये मान लीजिए कि योग गुरु हुआ है। और पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। किसके लिए? पुष्यमित्र जो ये ना शुंग, इसके लिए। तो शुंग बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षि पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य, इसने अपना गुरु किसको माना? पाणिनि। उसने भी संस्कृत व्याकरण लिखी, उसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। उसके 8 चैप्टर्स के ऊपर इन्होंने टीका लिखी है महाभाष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो महर्षि पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य में आयुध जीवी के रूप में किया गया है। तो किसने लिखा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये इस यौधेय, इनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये यहाँ भी लिखा है द्रोण पर्व में भी, और ये व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य में भी इनकी जानकारी है कि कोई यौधेय नाम के राजा हुए जो मौर्यों के बाद हुए। कहाँ कहाँ लिखा है ये आपका एक तो लिखा है द्रोण पर्व में महाभारत के में, और एक आपके में लिखा है व्याकरण महाभाष्य में।
ठीक है। नौरंगाबाद, दो शब्द आएंगे, औरंगाबाद और नौरंगाबाद, ये आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, औरंगाबाद और नौरंगाबाद। तो नौरंगाबाद की बात कर रहे हैं। से प्राप्त सिक्के पर ब्राह्मी लिपि में योधयाना बहुधान्य अंकित है। इस गणराज्य की राजधानी प्रकृतनाथ या नौरंगाबाद भिवानी। ये नौरंगाबाद कहाँ है? भिवानी में। ये पढ़ने के याद रखना है आपको। एक औरंगाबाद आएगा, महाराष्ट्र वाला नहीं, आपका हरियाणा वाला, वो है आपके पलवल में। पेपर में ये बहुत दुखी करते हैं। औरंगाबाद आया तो पलवल, नौरंगाबाद आया तो प्रकृतनाथ इसका पुराना नाम है, और ये पड़ता है आपके भिवानी में। ये याद रखना पड़ेगा आपको। नौरंगाबाद भिवानी, भिवानी नौरंगा, नी न, भिवानी नौरंगा। पलवल में क्या है? औरंगाबाद। पलवल औरंगा, भिवानी नौरंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ही नाम क्या है? प्रकृतनाथ। ये राजधानी थी, कहते हैं योद्धेयों की। तो योद्धे तो पूरी बेल्ट में फैले हुए थे, उनकी राजधानी थी भिवानी के प्रकृतनाक में। कहीं प्रकृतनाथ भी लिखा है, इसी को आप क्या कह देते हो? नौरंगाबाद भिवानी का। ठीक है। योद्धेय कालीन सांचे जिसमें कि ये सिक्के बनाते होंगे। खोखरा कोट, ये पड़ेगा आपका रोहतक। तो ये पूरी बेल्ट में फैले हुए थे, रोहतक खोखरा कोट से मिले हैं। बाद में योद्धेयों का कुषाणों से युद्ध हुआ। मैंने आपको बताया कुषाणों से युद्ध, विमकड़फिसेस से, फिर उसके बेटे कनिष्क से। कनिष्क ने इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। खत्म इन द सेंस, फिर ये दब गए थे, बाद में फिर उभरेंगे ये। ठीक है, तो कुषाणों से युद्ध हुआ जिसमें कुषाण राजा कनिष्क ने विजय प्राप्त की। तो ये सब समझना है तुम्हें। योद्धेय बिल्कुल बीच की बेल्ट में बैठे हैं, और इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी है नौरंगाबाद। प्रकृतनाथ कहाँ? भिवानी। और इनके सिक्के सांचे कहाँ मिले हैं? खोखरा कोट। कहाँ पड़ेगा? रोहतक में। ठीक है, तो अब जैसे ही आए तो दिमाग में दोनों बातें रहे। अब ये कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ? कितनी दूर? गुजरात के अभिलेख में भी इनकी जानकारी है। ये संस्कृत का पहला अभिलेख है आपके देश का। संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, आपका नहीं है ये इसमें है, गुजरात में योद्धेय गण का उल्लेख मिलता है। तो सोचो, इसका मतलब ये सच बात है कि ये रहे होंगे, तभी तो जूनागढ़ के अभिलेख में इनके बारे में लिखा है। जूनागढ़ आपका तो है नहीं, तो इतनी दूर जाके कोई ऐसा तो नहीं कि यहाँ से लिखा है, वहां फील किया होगा, देखा होगा, तभी लिखा ना। जूनागढ़ से आपको पता चलता है कि ये थे। इसके अलावा इनके सांचे मिले हैं आपको खोखरा कोट रोहतक में। इनकी राजधानी क्या थी? शायद प्रकृतनाथ या नौरंगाबाद। कहाँ की? भिवानी के इलाके में। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये? इनके कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव अंकित है, जो कार्तिकेय, मैंने आपको बताया इनके राजा का द्योतक है। कार्तिकेय योद्धेय राष्ट्र का आराध्य देव माना जाता है। तो जैसे कुछ लोग शिवजी की पूजा करते हैं, तो ये शिवजी के बड़े बेटे कार्तिकेय की पूजा करते थे। तो कार्तिकेय की पूजा कौन करते थे? ये अपने योद्धेय गण वाले इलाके के लोग। ठीक है, योद्धेय युधिष्ठिर से संबंधित भी बताते हैं। मौर्य साम्राज्य के विघटन, मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हुआ के पश्चात जो गणतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई, उसकी स्थापना में योद्धेय गण ने सबसे बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो पहले तो आप मौर्यों के अधीन थे, मौर्यों के खात्मे के साथ साथ आपके यहाँ योद्धेय उभरे, जिनकी राजधानी क्या थी? प्रकृतनाथ, जिसको आप कहते हैं भिवानी का नौरंगाबाद। ठीक है, खोखरा कोट रोहतक से आपको इनके सांचे मिले हैं, और इनकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में भी है, और आपके यहाँ ढेरों किताबों में इनके बारे में लिखा हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं? जब वो खत्म हुए तो सबसे आगे बढ़ चढ़ के योद्धेय गण आए। लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से योद्धेय शब्द का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, महाजनपद काल के बाद। पतंजलि, मैंने आपको बताया शुंग वंश का था, इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। पतंजलि की किताब है महाभाष्य, महाभारत में, क्योंकि द्रोण पर्व में आपने पढ़ा इनका नाम था, पुराण में और अन्य प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। तो इसलिए आप कंफर्म है कि योद्धेय नाम के लोग यहाँ रहते थे, जो किसकी पूजा करते थे? कार्तिकेय की। ठीक है, योद्धेयों का राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा गणराज्य था, और इस विशाल गणराज्य का मुख्य केंद्र हरियाणा प्रदेश ही था। तो योद्धेय वैसे कहते हैं यूपी में, राजस्थान में, आपके हरियाणा में, यहाँ तक फैले थे। लेकिन अगर कहें मेन कहाँ थे, तो क्योंकि हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे जो योद्धेय तो हमारे यहाँ थे, वैसे ये यूपी तक फैले हुए थे। ठीक है, 1834 में अंग्रेज आ चुके हैं। कप्तान कोटले नामक व्यक्ति को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योद्धेय गण के सिक्के मिले। इसका मतलब ये यूपी में भी थे, ये हरियाणा, राजस्थान, सब जगह, लेकिन आप कहते हैं हमारे यहाँ मेन है। सबसे पहले कनिंघम ने हरियाणा क्षेत्र में योद्धेय गण के सिक्के प्राप्त किए। तो हरियाणा से योद्धेयों के सिक्के सबसे पहले किसको मिले? कनिंघम को। कोटले को कहाँ से मिले? यूपी से। ठीक है, सोनीपत से योद्धेय सिक्कों को के 2 ढेर मिले, बड़े बड़े ढेर मिले, उस पे कार्तिकेय भगवान की मूर्ति थी। तो अंदाजा लगाया कि ये तो योद्धेय लोग इसकी पूजा करते थे। भाई जिसकी पूजा करते हैं उसी की फोटो चिपकवाते हैं ना, तो ये 2 ढेर मिले हैं। कहाँ से? सोनीपत से। तो सोनीपत भी इंपॉर्टेंट है।
रोजर्स महोदय को कुछ सिक्के हांसी यानी हिसार और खरखौदा यानी आपका सोनीपत से प्राप्त हुए। तो सोचो ये हांसी में भी हैं, खरखौदा में भी हैं, सोनीपत में भी हैं, तो इसका मतलब तो ये हर जगह फैले हुए, क्योंकि खोखराकोट रोहतक में भी थे। तो मैंने कहा ना बीच की पूरी बेल्ट में इनका था। राजधानी क्या थी इनकी? भिवानी की नौरंगाबाद, जिसका नाम था प्रकृतनाथ। ये पूरी जगह फैले हुए हैं इस पूरी बेल्ट में, तभी इनके सिक्के सोनीपत में मिल रहे हैं, खरखौदा में, हांसी में, तो उत्तर से दक्षिण तक पूरे में फैले थे। ठीक है, तो अब देख लिया कहाँ कहाँ से मिले इनके सिक्के, पेपर में आएंगे सारे। कोटले ने कहाँ से? यूपी में, हमें अपने से मतलब है। कनिंघम ने हमारे यहाँ से, और सोनीपत से 2 ढेर मिले, फिर हांसी और खरखौदा से, फिर उसके बाद देखो 1-2 सालों बाद ही जींद में भी योद्धे सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर प्राप्त हुआ। तो मैंने कहा तो बीच की बेल्ट है, इसमें सोनीपत भी है, जींद भी है, रोहतक भी है, सारा पूरी बेल्ट आ गई, हिसार भी, और ये भी। ये सिरसा में फैले, हिसार में, रोहतक में, सोनीपत में, गुड़गांव में और करनाल जिलों से बहुत सारे योद्धे सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनमें 1961 में रोहतक जिले से प्राप्त सिक्के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो पूरी बेल्ट मान लो ना आप भाई, सिरसा, हिसार, ये कह रहे हैं जींद में फैले थे, रोहतक में थे, सोनीपत में थे, और अभी ये कह रहे थे करनाल में थे, तो पूरी बेल्ट ही है आपकी, सारा ही तो हरियाणा आ गया मेन हिस्सा। तो ये सबसे, अभी 1961 में रोहतक में बड़ा ढेर मिला। हाल ही में भिवानी जिले के नौरंगाबाद, राजधानी थी ना इनकी, नामक स्थान पर भी ऐसी ही टकसाल मिली। टकसाल जहाँ सिक्के बनते हैं, तो राजधानी में तो सिक्के बनते हैं ज्यादा, इसीलिए टकसाल कहाँ थी? जो इनकी राजधानी थी, यानी भिवानी का नौरंगाबाद। तो प्रकृतनाथ वही तो हुआ, नौरंगाबाद स्थान पर ऐसी ही टकसाल मिली है जहां से बहुत सारे सिक्के और सांचे प्राप्त हुए हैं, जो कि योद्धे इतिहास पर काफी प्रकाश डालते हैं। तो इन सब का कारण है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि फैले हुए थे तो पूरी बेल्ट में। और टकसाल और सांचे कहाँ से मिले हैं? इनकी राजधानी में क्या थी? भिवानी की नी है ना, तो नौरंगाबाद, पुराना नाम प्रकृतनाथ। आगे देखें, मौर्य शासन के पतन के बाद लगभग संपूर्ण हरियाणा, कुछ राजस्थान और कुछ यूपी के भागों और पंजाब के कुछ क्षेत्र योद्धे गणराज्य के अंतर्गत आ गए थे, अंतर्गत। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि मौर्यों ने पूरे भारत पे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पे राज किया। उस टाइम आपके ऊपर 2 का असर पड़ा, एक चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि उसने पंजाब में पहली सेना का गठन किया, उसके बाद वो मगध की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ा, और दूसरा आपका उसका पोता था अशोक, जिसने कि टोपरा और ये थानेसर का स्तूप बनवाए। फिर धीरे धीरे वो कमजोर हुए, उनके कमजोर होने के बाद आपके यहाँ उभरे योद्धे। तुम्हें कैसे पता? ये किताबों में से हमें पता चला, इनके सिक्के मिले, इनके टकसाल मिले, इनके सांचे मिले। ये पूरी टेरिटरी में फैले हुए थे। ये करनाल कुरुक्षेत्र में भी हैं, हिसार सिरसा में भी हैं, ये जींद में भी हैं, रोहतक में भी हैं। खोखराकोट से आपको चीजें मिली, आपको सोनीपत से बड़े ढेर मिले, हांसी से ढेर मिला। इनकी टकसाल जहां सिक्के बनते थे और सांचे जहां ये मूर्तियां और ये सब बनाते होंगे, तो वो कहाँ मिली आपको? इनकी राजधानी में। क्या थी? भिवानी की नौरंगाबाद, प्रकृतनाथ। ठीक है, ये था योद्धे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस मैप में, क्या ये मैप विजिबल है? हल्का सा भी विजिबल हो तो है, हल्का सा, ज्यादा पढ़ना नहीं है ये, कोई नहीं, हल्का सा देख लो बस, क्योंकि इसमें कलर बीच में ही है। जो ये कलर है ना, ये योद्धे हैं पूरे हरियाणा के मेन हिस्से पर। देखो यहाँ पंचकुला छोड़ दिया, अंबाला छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा सा अंबाला कवर किया, थोड़ा सा यमुनानगर छोड़ दिया, बहुत थोड़ा सा कुरुक्षेत्र, बाकी कवर कर दिया। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल नहीं दिख रहा तो सुन लो, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा का आधा हिस्सा, हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ का ऊपर का हिस्सा, नीचे की बेल्ट नहीं है, नीचे पूरा छोड़ दिया। देखो फरीदाबाद, पलवल, मेवात छोड़ दिए, गुड़गांव, रेवाड़ी, ये सब छोड़ दिया, फिर यहाँ तक झज्जर तक पूरा कवर कर लिया। तो यही तो मैंने आपको बताया, 2 नदियों के लगभग बीच का पूरा हिस्सा ये थे योद्धे। इनकी राजधानी क्या थी? भिवानी में क्या पड़ेगा? न से नौरंगाबाद, जिसका पुराना नाम प्रकृतनाथ था। इनके सिक्के पूरी बेल्ट पड़ी हमने, हिसार, हांसी में, रोहतक में, खोखराकोट में, सोनीपत, खरखौदा, ये तो पढ़ रहे हैं। ये थे सारे। ये कब उभरे हैं? जब मौर्यों का पतन हो गया। ये किससे लड़े हैं? कुषाणों से। कुषाण बहुत ताकतवर थे। कुषाणों में विम कड़फिसेस को तो इन्होंने हरा दिया, लेकिन बाद में ये कनिष्क से हार गए और बाद में हरियाणा पर कनिष्क का अधिकार हो गया। ये थे आपके। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहे हैं, जो मैंने आपको दूसरा मैप बना के बताया था, जिसमें कुनिंद थे, अग्र थे और अर्जुनायन थे। याद है? कुनिंद अंबाला की बेल्ट, अर्जुनायन नीचे जहां ये लोग योद्धे नहीं थे, यानी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव की बेल्ट। और अग्र कहाँ थे? अग्रोहा, हिसार, अग्रसेन, ये अपने वैश्य, अग्रवाल वाले। तो वही है। देखो आपको मैप में बहुत थोड़ा दिख जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये मैंने बड़ा कर दिया, अंबाला की बेल्ट, अंबाला, यमुनानगर, बस ये पूरा पहले अंबाला था। यमुनानगर तो 1989 में बना, उससे पहले तो ये अंबाला था। तो अंबाला की तरफ जो छाया हुआ था छोटा सा एक टेरिटरी का मालिक, वो थे कुनिंद।
कुनिंद थे अंबाला वाली बेल्ट में, ठीक है। ये सब छोड़ दो, ये पिंक सी एक बेल्ट तुम्हें दिखेगी, पिंक सी एक बेल्ट, इसमें क्या है, भिवानी, थोड़ा सा रोहतक, थोड़ा सा सोनीपत, थोड़ा सा आपका फतेहाबाद, हिसार, मेन तो हिसार है, सबसे बड़ा ये हिसार है, ठीक है। थोड़ा सा जींद वाला इलाका, बहुत थोड़े थोड़े, बहुत बड़ी बेल्ट नहीं है ये, देखो ध्यान से। अगर इसको मैप में मैं दिखाऊं तो छोटी सी बेल्ट, अगर इस पूरे मैप को मैं दिखाऊं तो देखो बहुत छोटे हैं ये। तो इतना छोटा सा तो ये था कुनिंद। फिर ये थोड़ा सा ठीक ठाक लेकिन काफी छोटा, ये भी ऐसे बड़ा नहीं है। ये था आपका अग्र, जिसमें कि अग्रोहा, अग्रसेन, अग्रवाल समाज, वैश्य, ये पड़ेगा। और ये जो नीचे की बेल्ट दिख रही है महेंद्रगढ़ वाली, देखो जो ब्लैक है, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं, देखो ये वाली, ये आपका महेंद्रगढ़ की हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा देखो, फिर थोड़ा सा रेवाड़ी का, बहुत थोड़ा सा झज्जर, ये है आपके अर्जुनायन। तो अर्जुनायन, कुनिंद और अग्र, ये तीनों दिमाग में मैप बैठना चाहिए। कुनिंद कहेंगे तो ऊपर वाला अंबाला वाला इलाका आ जाएगा, अग्रोहा कहेंगे तो ये अग्र कहेंगे तो अग्रोहा, हांसी, हिसार वाली बेल्ट आ जाएगी, और अर्जुनायन कहेंगे तो महेंद्रगढ़ वाला छोटा सा हिस्सा, ठीक है। जैसे अंबाला वाला छोटा है,